हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का थर्ड लेक्चर वर्क फंक्शन के बारे में। इसमें हम वर्क फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्क फंक्शन। देखो, जो वर्क फंक्शन है एक टाइप से ये एनर्जी ही होता है, बट वर्क फंक्शन को समझने से पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लोर करते कि एक्सपेरिमेंटली चीजें हैं कैसी। जैसे हमने कोई भी एक मेटल ले ली, मान लो सोडियम ही ले लिए, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो यहाँ पे देखो मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। मतलब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स सब बाउंड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, बट यहाँ पे हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब मेनली इस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर है। तो यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में जरूरी नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होगा। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे निकलेंगे तो अंदर वाले भी हो सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। देखो, अब रूम है, वहां पे गर्मी भी है, तो मतलब वहां पे टेम्परेचर है कुछ ना कुछ, चाहे सर्दी भी हो ठंड भी हो, टेम्परेचर तो फिर भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले जब हम रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर की बात करें, मान लो रूम का टेम्परेचर है T, तो T टेम्परेचर पर जितना भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू हमें पता है KBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एनर्जी, T टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर की वजह से इतनी एनर्जी मिल गई। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये किससे बाउंड है? न्यूक्लियस से। यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके बाद इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट वाला। ये न्यूक्लियस से बाउंड है अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी और बाउंड करके रखा हुआ है न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इस बाउंड करके रखा हुआ जितनी एनर्जी से ये बाउंड है, ठीक है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है ना। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर है वो या तो इससे कम है, इस बाइंडिंग एनर्जी से, या तो कम है बहुत ही, या फिर मान लो कि टेम्परेचर अगर गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और यहाँ पे ये सोडियम की वजह भी सीजियम ले लिया जिसका वर्क फंक्शन बहुत ही कम है। तो उस केस में देखो कि अगर यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर की वजह से एनर्जी है वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी के लगभग इक्वल हो गई, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेके इस बॉन्ड को ब्रेक करके भाग जाएगा, ठीक है। बट जैसे इसने बॉन्ड ब्रेक किया, अब इसके पास जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी एनर्जी हो गई खत्म। जैसे हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, दुकान पे गए, हमने क्या लेना, सामान लेना, कोई भी चीज, हमारे पास 100 रुपीज है और हमें जो सामान चाहिए वो भी 100 रुपीज का है, तो क्या होगा? हम दुकानदार को 100 रुपीज देंगे और वो हमें वो सामान दे देगा और हमारे पैसे हो गए खत्म। अब और तो कुछ नहीं ले सकते हम। तो यहाँ पे ये भी कुछ ऐसा ही है कि रूम टेम्परेचर की वजह से अगर ये एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो वहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को वापिस से खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन वापिस से इसके अंदर गिर जाएगा। तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन वैसे तो बाहर निकलेंगे ही नहीं, बट अगर फिर भी निकले इलेक्ट्रॉन तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन वापिस से अपनी जगह पे आके गिर गए। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव
और नेगेटिव की आपस में अट्रैक्शन होगी, मतलब एक बॉन्ड हो बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर। इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस, रेस्ट्रेन कर रहा है, उसको रोक रहा है, ठीक है, तो रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू। पहले ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से बाउंड होते हैं, बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, पेयरिंग में और क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन में भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, बट थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है, आउटर सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स जल्दी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, अब रूम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, रूम का तो हमने बता दिया कि लगभग जो ये एनर्जी है ये कम होती है बाइंडिंग एनर्जी से, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं है, ठीक है। अगर बाई चांस फिर भी इक्वल हो गई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वापिस से गिर जाएगा। तो अगर मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस को एनर्जी देनी पड़ेगी कि लो एनर्जी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा। तू यही बोलेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पकड़ो और बाहर निकलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, उसी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन एक एनर्जी का ही नाम है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करो, देखो, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज minimum amount of energy required to just escape electron from metal surface to overcome the restraining forces। देखो, तो वर्क फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो मिनिमम है, एक तरह से जो एमआरपी रेट होता है ना, ये वही एमआरपी रेट है कि कम से कम जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो वाली एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, ठीक है। टू जस्ट एस्केप, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं, एक तरह से रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, इस बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करना, यही बाइंडिंग एनर्जी या यही फोर्स दोनों का रेस्ट्रेनिंग फोर्स है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन समझ में आया क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, टू जस्ट एस्केप। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, जस्ट एस्केप, कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, भाग के कहीं और नहीं गया है। जैसे क्लास में टीचर होता है, क्लास में टीचर अगर किसी स्टूडेंट को बोल दे कि जाओ बाहर निकलो क्लास से, तो अगर उसने बोला ऐसा तो वो बच्चा क्या करेगा, क्या स्कूल से बाहर चला जाएगा या फिर क्लास से बाहर? प्रोबेबिलिटी कि वो क्लास से बाहर ही खड़ा रहेगा, क्यों, क्योंकि उसको बोला कि क्लास से बाहर जाओ। तो यहाँ पे भी इस एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन को बोला कि निकल यहां से और मेटल से बाहर जा, तो मेटल से बाहर चली गई, जस्ट एस्केप। हो गया क्लियर? तो यहाँ पे देखो, जो वर्क फंक्शन होगा उसका सिंबल होता है फाई नॉट, फाई नॉट, ये जो जीरो लगाते हैं इसका मतलब होता है नॉट, फाई नॉट। अब ये एनर्जी ही है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाई लैम्डा नॉट, ठीक है, एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो यहाँ पे दो टर्म और आ गई, देखो, एच न्यू नॉट, न्यू नॉट और लैम्डा नॉट। अब इनको भी पढ़ना पड़ेगा, इनकी भी डेफिनेशन आती है। जैसे न्यू नॉट है, डेफिनेशन सेम है, तो न्यू नॉट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
थ्रेशोल्ड एक तरह से अगर हम थोड़ा सा अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो थ्रेशोल्ड मतलब एक तरह से एमआरपी होता है कि फिक्स है कि इतनी तो चाहिए ही चाहिए पैसे, ठीक है, वो एमआरपी रेट है ना, ऐसे तो ऐसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि कम से कम इतने तो देने ही पड़ेंगे, ऊपर से टिप देनी है वो अलग बात है। तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है मतलब एमआरपी की ये तो फिक्स है, इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या होगी, सेम होगी, यहां से देख के लिख लेना, मैं बोल देती हूँ, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, एनर्जी की जगह लिख दो फ्रीक्वेंसी, सिर्फ एक चेंज, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। इट इज डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो गया, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। It is defined as minimum amount of frequency required to just escape electron from metal surface to overcome the restraining forces. हो गया क्लियर? तो ये इसकी एमआरपी समझ ली हमने। अब लैम्डा नोट क्या, लैम्डा नोट को भी देखो, नोट है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड की, ये हो जाएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखो यहाँ पे हमने वर्क फंक्शन को बोला मिनिमम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी को बोला मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो ये तो इसके डिनोमिनेटर में है, तो क्या ये मिनिमम होगी, नहीं, स्टूडेंट्स यही गलती करती, इसको भी मिनिमम लिख देते हैं, तो ये हो गई मैक्सिमम, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में मैक्सिमम होगा तभी तो ओवरऑल मिनिमम निकलेगा, तो इसको लिखो मैक्सिमम amount of wavelength required, maximum amount of wavelength required, it is defined as maximum amount of wavelength required to just escape electron from metal surface to overcome the restraining forces। मतलब है यहाँ पे सारी डेफिनेशन सेम, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी के अंदर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के अंदर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ। हो गया क्लियर? वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो अब भी फिनिश नहीं हुआ है, तो अभी देखो यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है कितना होगा, यहाँ पे किसके इक्वल होगा, इसकी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम वोल्ट, और जो कूलम वोल्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जूल। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल, ये इसकी यूनिट हो गई, हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हो गया क्लियर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गई। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं, जूम करके देखो कि हो क्या रहा है इसमें। एक सरफेस है मेटल का जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं, तो यहां से लाइट फॉल हुई, बाहर से लाइट इस पे फॉल हुई, उस लाइट की एनर्जी होगी ई, टोटल एनर्जी है देखो ये। तो अब बताओ कि वो एनर्जी कहां कहां पे यूज हो रही है, एक्चुअल में तो वो एनर्जी 3 पार्ट में डिवाइड होगी, पहला वर्क फंक्शन में, दूसरा इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में, तीसरा कोलिजन में, ये 3 जगह इसकी एनर्जी है जो वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट होना बोल दो या फिर कंज्यूम हो जाएगी। तो जैसे ही लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, तो वर्क फंक्शन वाली एनर्जी कंज्यूम, ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके, काइनेटिक एनर्जी लेके भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, भागना मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इधर गया काइनेटिक एनर्जी, तो 2 पार्ट ऑफ एनर्जी यूज। तीसरा कोलिजन, अगर मान लो जैसे देखो इलेक्ट्रॉन नीचे से या बीच में से कहीं से निकल रहे हैं,
तो जैसे ही वो सरफेस तक आएंगे बाहर निकलने के लिए, तो उसको रास्ते में और इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे, जिसके साथ उसका कोलिजन होगा और कोलिजन में एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कोलिजन, अगर सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं फिर तो कोलिजन हुआ ही नहीं, तो सिर्फ एनर्जी दो पार्ट में कंज्यूम हो गई। बट अगर वो नीचे वाली लेयर्स में इधर से कहीं इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस केस में कोलिजन में भी कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो वर्क फंक्शन में और कोलिजन में कंज्यूम होने के बाद जो एनर्जी बची वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, जनरली हम यहाँ पे कोलिजन की बात ही नहीं करेंगे इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हमारे अकॉर्डिंग यही दो चीजें कि टोटल एनर्जी किस में डिवाइड होगी, वर्क फंक्शन और उसकी काइनेटिक एनर्जी में। अब देखो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई टीचर स्टूडेंट को बोलता है कि क्लास से बाहर जाओ, तो क्या होगा, वो क्लास से बाहर गया तो उसका वर्क फंक्शन होगा, क्लास से बाहर गया, उसको कुछ एनर्जी चाहिए, जस्ट क्लास से बाहर निकल गया। अगर बोल दिया कि स्कूल से बाहर जाओ, तो जब वो स्कूल से बाहर जाएगा तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, वहां पे कोलिजन भी होगा। जैसे क्लास में अपनी जगह से उठा, जगह से उठते ही जैसे उसका बेंच से उठा तो उसका बॉन्ड टूटा, वो उसका वर्क फंक्शन। फिर वो बेंच से उठ के बाहर निकलने लगेगा, अगर वो कॉर्नर की साइड बैठा हुआ, दीवार की साइड बैठा है, तो दूसरे अपने फ्रेंड्स को साइड में करना पड़ेगा, तो उनसे उसका कोलिजन भी होगा। तो थोड़ी बहुत एनर्जी, मतलब थोड़ा बहुत टाइम लगा, तो मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी वहां पे यूज हो गई, तो वो उसकी कोलिजन की एनर्जी। फिर वो क्लास से बाहर निकल गया, उसके बाद जो वो भागेगा वहां से घर जाने के लिए, वो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हो गया। तो अब देखो ये हमारे पास एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहां से जो वर्क फंक्शन है इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो सीजियम का वर्क फंक्शन, सबसे लोएस्ट वर्क फंक्शन किसका होता है, सीजियम का, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा प्लेटिनम का सबसे ज्यादा होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन वाली मेटल है सीजियम, और ये सबसे मैक्सिमम वर्क फंक्शन वाली मेटल है प्लैटिनम। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हमने मेटल ली है सीजियम, ये मेटल सीजियम की है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतनी एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। भागेगा नहीं अभी, क्योंकि वो सिर्फ बॉन्ड को ब्रेक करने में ही इतनी एनर्जी उसकी यूज हो जाएगी। प्लैटिनम में इतनी एनर्जी चाहिए 5.65 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ये था हमारा वर्क फंक्शन। ये दोनों वैल्यू याद रखनी है, एग्जाम में आती है। ठीक है, नोट डाउन करो। हो गया। हाँ, इसमें से न्यूमेरिकल्स के लिए एक पॉइंट और नोट कर लो कि ये जो HC है इसकी वैल्यू पुट करो 6.6 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁻8 और लैम्डा नोट की जो भी वैल्यू दे रखी हो। जब इन दोनों टर्म को, अब एग्जाम में क्या होगा, इसके जो अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो वो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन पड़ती है, तो उससे बचने के लिए इस दोनों टर्म को पहले ही सोल्व कर दो। तो इन दोनों टर्म को अगर सॉल्व करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में, क्योंकि वर्क फंक्शन किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाय लैम्डा नोट। लैम्डा नोट भी लगभग एंगस्ट्रॉम में ही होता है, ना भी हो चाहे नैनोमीटर में भी हो, वैल्यू एज इट इज लिख दो। लैम्डा नोट की जो भी वैल्यू देखी एज इट इज लिख दो, चाहे एंगस्ट्रॉम में है, अगर एंगस्ट्रॉम में है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नैनो में है तो कैंसिल नहीं होगा। तो एक तरह से हमारा फॉर्मूला बनेगा ये 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा नोट। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व किया, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया और हमें ये मिल गया। तो इसको याद ही रखना है, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम HC की वैल्यू कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक देखो,
इजी है, बहुत ही इजी यूनिट है, सबसे इजी यूनिट है ये। इसके न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड्स के, नीट के, आईआईटी के बहुत इजी न्यूमेरिकल होंगे, तो कर लोगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। जहां पे शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वो शॉर्ट ट्रिक्स में बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और नोट कर लो वर्क फंक्शन के अंदर, कि जरूरी नहीं है एनर्जी अगर ग्रेटर देन वर्क फंक्शन के है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मस्ट नहीं है। क्यों? देखो जैसे सीजन ले लिया, मान लिया सीजन लिया जिसका वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने उसको जो एनर्जी दी वो मान लो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, मतलब थोड़ी सी ज्यादा है। तो इसमें से देखो अगर उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बट अगर वो नीचे वाली लेयर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नीचे वाली लेयर से निकला तो कोलिजन ही होता रहेगा। अगर कोलिजन हुआ तो क्या ये इससे बाहर निकल पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 1.9 उसकी उसमें बॉन्ड को तोड़ने में कंज्यूम हो गई एनर्जी, और उसके बाद जो बची हुई 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इतने से ज्यादा एनर्जी उसने कोलिजन में यूज कर दी, ज्यादा तो यूज कर ही नहीं सकता, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी अगर उसने कोलिजन में कंज्यूम कर दी तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा? नहीं। तो ऐसा मस्ट नहीं है, अगर सरफेस से निकलता तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, बट मस्ट नहीं है। मे बी कोलिजन में आउटर सरफेस में फोटोन चला जाए। क्यों? क्योंकि मेटल में स्पेस भी तो खाली होगा ना, कितना स्पेस खाली होता है। अगर हमें दिख रहा है कि ये सारी की सारी चीजें सॉलिड है, बट ये सॉलिड नहीं है, ये सिर्फ सॉलिड नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा सोचोगे तो देखो ये बोर्ड है, इसमें एटम्स है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। हम एटम के अंदर पढ़ेंगे, एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर की, एटम के अंदर मोस्टली स्पेस तो 99% स्पेस तो खाली होता है, स्पेस होता है। सिर्फ कुछ जगह पे न्यूक्लियस होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना, जैसे मेरा मार्कर है, इसकी निब पे फोकस करना, इसकी निब कहाँ है? इधर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे, तो देखो अगर निब इधर गई ये पूरा स्पेस खाली, निब इधर आई ये पूरा स्पेस खाली, निब इधर आई ये पूरा स्पेस खाली। तो इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं, बट साथ में स्पेस कितना खाली है। तो इसमें कितने सारे एटम्स है बोर्ड में। तो अगर देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और मैं उनके ऊपर लिख रही हूँ, है ना। कि इसमें बोर्ड के अंदर, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी एटम्स है, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे, सिर्फ वो थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसलिए हमें दिख रहा है। अगर हम बहुत ही हाई रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि इसके अंदर किस तरह से एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे कितना अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे एक पॉइंट और बताते हो, देखो जैसे जो बहुत सारे लोग बात करते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह की, तो वो एक्चुअल में है क्या? वो एनर्जी का रेजोनेंस ही है, कि यहाँ पे एटम के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर और पूरे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। वो एटम्स बॉडी के अंदर बाउंड है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी पे है। तो जब हमारी थिंकिंग जो होती है वो पॉजिटिव होने लगती है, एक तो सिर्फ हम सोच पॉजिटिव रहे, एक हम फील पॉजिटिव कर रहे हैं, जो हमें चाहिए हम उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो जितना पॉजिटिव हम फील करेंगे तो हमारी एनर्जी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, हाई फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो गई। फ्रीक्वेंसी हाई, हमारी एनर्जी हाई, तो हम एक हायर फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो गए। तो जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो जो हमें चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी पे अगर हम आ गए, तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ भी चीज है जो हमें चाहिए, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, रेजोनेंस हो गया, तो वो हमें मिल जाएगी, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पे साइंटिफिकली सही है, बट वहां पे जो बहुत सारी ये बोलते हैं कि सिर्फ बोलने से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बोलने से नहीं होता, उसको एक्चुअल में फील करना पड़ता है। और फील कब आएगा? जब हम काम करेंगे। तो काम करना इज द मस्ट। पढ़ो अब, देखो तो यहाँ पे हो गया ये पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन एमिशन।
इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या है, ले दे के हमें कुछ भी मेटल को कुछ भी दो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो। कुछ भी दो मतलब क्या, कुछ भी दे सकते हैं क्या, मार्कर दे दूं? तो देखते हैं क्या क्या चीजें हम ऐसा कर सकते हैं कि मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या, इट इज द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का फिनोमिना है। ठीक है, लिख सकते हो, इट इज द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब इसकी टाइप्स देखते हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या होगी। तो सबसे पहले यहां पे क्या होगा, थर्मल इलेक्ट्रॉन एमिशन। थर्माइनिक एमिशन, देखो थर्माइनिक एमिशन में क्या होता है, इट इज द फिनोमिना ऑफ, लिख देती हूँ मैं एक डेफिनेशन, तो इट इज द फिनोमिना ऑफ, इट इज द फिनोमिना, फिनोमिना, हाँ मीना, मीना है देखो, ठीक है। इट इज द फिनोमिना ऑफ emission of electron, emission of electron from metal surface, from metal surface। ये डेफिनेशन यहां तक सब में सेम हो गई। इलेक्ट्रॉन एमिशन की तो यही डेफिनेशन हो गई। और थर्माइनिक एमिशन में इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विद द हेल्प ऑफ थर्म। थर्म क्या है, THERM, यहां तक के वर्ड का मतलब है हीट, कि मेटल को अगर हीट प्रोवाइड कर दो, अगर मेटल को हमने हीट प्रोवाइड कर दी, उसके साथ हमने बैटरी लगा दी। जैसे देखो हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, जैसे हमने मोबाइल को चार्ज किया तो हमारा जो चार्जर है, हमारा जो फोन है, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हीटिंग हो गई ना वहां पे। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि हीट की वजह से इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय हीटिंग इट, बाय हीटिंग इट। ठीक है, उसको हीट कर दो। डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना, समझ के कुछ भी लिख दो, समझ के बस थोड़ा सा ऐसे लिख दो कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि लिख क्या रखा है। तो यहाँ पे जब कोई भी मेटल को हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन उस मेटल से बाहर निकल जाएंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या फिर थर्म आयंस। ठीक है, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उनको हम बोलेंगे थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, ये हो गया थर्माइनिक एमिशन। सेकंड है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नोट डाउन करो तब तक। ठीक है, हो गया फोटो। देखो फोटो वर्ड का मतलब क्या, फोटो मतलब कि ये वाली फोटो नहीं जो हम सेल्फी लेते हैं या फोटो लेते हैं। फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट। तो यहां तक डेफिनेशन सेम होगी। इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, कब, व्हेन light of from metal surface, when light of suitable frequency falls on it। सुटेबल मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। ठीक है, जब लाइट गिरती है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की मेटल की सरफेस पे, इसी को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, हो गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की जब एक लाइट फॉल होगी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नोट डाउन करो दोनों, हो गए। तो थर्ड देखो,
थर्ड है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, इसका दूसरा नाम है कोल्ड कैथोड एमिशन। इसको कोल्ड कैथोड क्यों बोलते हैं अभी देखेंगे। डेफिनेशन सेम है, लिखो इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। लिखो इट इज द फिनोमिना ऑफ emission of electron from the metal surface under the application of strong electric field, under the application of strong electric field। कितनी ज्यादा strong, 10 raised to the power 8 volt per meter, ऐसा ही, नो, पर कूलम। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है भाई? अरे शट अप शट अप शट अप, पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है? माइनस dv बाई डी आर, या फिर बोल दो v बाई डी। इसकी कितनी हो जाएगी? वोल्ट, और d की डिस्टेंस है तो डिवाइड में मीटर मींस वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इतनी ज्यादा स्ट्रोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे। मतलब ऐसे कर लो कि ये मेटल रख दी, इधर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड गई, पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां पे आके इकट्ठा हो गए। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना अपनी अपनी जगह से, अपने बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। इसको कोल्ड क्यों बोलते हैं? देखो, अगर हमने जैसे थर्मल के अंदर पढ़ा था कि थर्मायोनिक एमिशन, कि वहां पे मेटल को हमने हीट किया, मेटल गर्म हो गई। लाइट के अंदर भी जैसे कोई भी चीज अगर हम सनलाइट में रख देंगे या फिर सिंपल लाइट में रख देंगे, वहां पे भी हीटिंग हो जाती है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने मेटल को रखा तो मेटल हीट नहीं होगी, उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। मेटल कोल्ड ही है, इसलिए इसको बोलते कैथोड, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो बोलते कोल्ड कैथोड एमिशन। ठीक है, कोल्ड कैथोड एमिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो मेटल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हीट नहीं होती है। क्लियर? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि इसको कोल्ड कैथोड क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि किसी भी मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा दो। जैसे कंचे वाला गेम खेला हुआ, वो ऐसे करके हम कंचे मारते हैं ना, कंचे, वो ग्लास की छोटी छोटी बॉल्स होती है, उनको एक गड्ढे में गिराते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, एक कंचे को अगर उस गड्ढे में गिराना है तो कंचे के ऊपर बिल्कुल निशाना लगाएंगे और ऐसे मारेंगे टक करके, और वो गड्ढे में गिर जाएगा। ठीक है, जिसको हम हरियाणवी में पिल्ला बोलते थे कि पिल्ले में गिरानी है। ठीक है, मतलब उस गड्ढे में कंचा गिराना होता है। तो वहां पे हमने क्या किया, एक कंचे की हेल्प से दूसरे कंचे को गिरा दिया। सिंपल लगा लो, जिसने गेम नहीं भी खेला हुआ, अगर मुझे ये इसको शिफ्ट करना है तो मार्कर से मैं इसको हिट करूंगी तो ये शिफ्ट हो जाएगा, अपनी जगह चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर भी हम सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बीम, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस पे बम्बार्डमेंट करवाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट होगी तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है वो इलेक्ट्रॉन्स उन बम्बार्डमेंट की वजह से बाहर आ जाएंगे, और जो बाहर आए उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेम लिखो, इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। लिखो, it is the phenomena of emission of electron from the metal surface when fast moving electron collide with metal surface, when fast moving electron collide with the metal
सरफेस, ठीक है। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई, प्राइमरी का है, फर्स्ट प्राइज किसको मिल गया? तो जो इलेक्ट्रॉन हम गिरा रहे हैं वो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, जो निकले हैं उसको हमने बोला सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिशन की 4 टाइप्स, ठीक है। नोट डाउन करो। ठीक है, देखो अब इसके कुछ पॉइंट्स है। एक तो जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होगा वो सबसे इजीली किस में हो जाएगा, जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होगा। एक तरह से यहाँ पे अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो अल्कली मेटल्स की, अल्कली मेटल्स में क्या होगा, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, यही था ना, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, जो भी तुम्हारी ट्रिक है। ये हो गए हमारे पास अल्कली मेटल्स। इनके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सबसे ज्यादा इजी है, इजीएस्ट है, ठीक है। इतना इजी है कि यहाँ पे जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवा देगी, विजिबल लाइट ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवा देती है, ठीक है। जो लाइट हम वीब्योर वाली बोलते हैं ना, उसी से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाता है। बाकी मेटल्स में होगा गामा रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, जो हाई एनर्जी की रेज है उनकी हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, ठीक है। तो सबसे इजी होता है अल्कली मेटल्स में, और विजिबल लाइट ही ये एमिशन करवा देती है। दूसरा पॉइंट कि कितना टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को निकलने में। अब यहाँ पे जैसे फोटोन फॉल हुए मेटल के अंदर, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन होता है। यहाँ पे जो भी फोटोन आया वो एकदम से इलेक्ट्रॉन को टक करके बाहर निकाल देगा। तो वो टाइमिंग कितना, अब कैसे निकाल लेगा, इसमें इतना कम टाइम कैसे होगा, कौन सी प्रोसेस है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो कितना टाइम लगेगा, 10⁻⁻10 सेकेंड। एक सेकंड का, देखो एक सेकंड का 10⁻10 पार्ट, मतलब 2 0 3 0 4 5 6 7 8 9 10, एक सेकंड का। हम यहाँ पे एक सेकंड का बोल रहे, मैंने बोला 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 ना, तभी एक सेकंड हो गई थी। तो देखो इसका इतना टाइम्स कम, इतने में मतलब हमारी पलक भी नहीं झपकती, हमें दिखता भी नहीं है। हमें ऐसा लगेगा फोटोन गिर रहे और इलेक्ट्रॉन निकल रहे, फोटोन गिर और इलेक्ट्रॉन, फोटोन गिर रहे हैं, हमें गिरते हुए दिखाई नहीं दे रहे, हमें इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली हो रहा है, एकदम से लगातार हो रही है चीजें। तो इसके ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो इजी है, वर्क फंक्शन के न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो कल का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें से न्यूमेरिकल आती है, इसमें से इजी न्यूमेरिकल होंगे। वर्क फंक्शन दे दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन देखो, इन्होंने सोडियम दे दिया, सोडियम की वेवलेंथ दे दी, जैसे कुछ भी लगा लो 5420 एंगस्ट्रॉम दे दी, और पूछ लिया उसका वर्क फंक्शन बताओ। तो फॉर्मूला क्या होगा, एच म्यू नोट एच सी बाई लैम्डा नोट। एच सी की वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और डिवाइड बाई 5420 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसल, बाकी इसको और इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन निकल गया। या फिर तुम्हें वो वर्क फंक्शन दे देंगे कि वर्क फंक्शन दे दिया और पूछ लिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ, या फिर वर्क फंक्शन दे दिया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पे वो तुमसे कंपैरिजन भी करवा सकते हैं, जैसे देखो देखो एक न्यूमेरिकल इन्होंने दे दिया, सोडियम 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पूछ लिया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम
डिवाइड बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कॉपर बताओ। सिंपल है, ये इसका वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा नोट। यहां से लैम्डा नोट किसकी, सोडियम की, किसके इक्वल हो गई, Hc बाई वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। ठीक है, लिखो सोडियम की वेवलेंथ की जगह कितना आ जाएगा, Hc बाई सोडियम का वर्क फंक्शन, और इसी तरह कॉपर का Hc बाई वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर, मल्टीप्लाई करो Hc बाई वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, ऊपर ले जाओ वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर और डिवाइड बाई Hc से Hc वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैंसल आउट 2 आ गया 2। तो वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम इज ट्वाइस द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कॉपर। तो इस तरह से तुमसे वो कंपैरिजन भी करवा सकता है। तो पूरा चैप्टर इजी है, और इस चैप्टर में हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखी, वो क्या है, पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव सोचो, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखो, अच्छे काम करो, अच्छी बातें करो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, बुरी चीजों से दूर रहो। ठीक है, अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करो, मतलब पॉजिटिव रहो, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखो। ठीक है, कर लोगे, वेरी गुड।